अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम स्टडी करेंगे केमिकल कम्बिनेशन। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट आज हम स्टडी करेंगे, उसके टॉपिक्स ये हैं: लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, लैंडोर्ड एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, जैसा कि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री साइंस की उस ब्रांच का नाम है जिसमें मैटर के अंदर जो चेंजिंग्स होती है उसे स्टडी की जाती है। ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हम मैटर की उस चेंजिंग्स पे स्टडी करते हैं जो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो और कोई डिफरेंट फॉर्म या सब्सटेंस चेंजिंग्स की वजह से मिले, उसे हम लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन कहते हैं। और ये जो लॉज होते हैं ये एम्पेरिकल लॉज होते हैं, लाइक के एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होते हैं ये। और ये 4 लॉज हैं जिसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास पर। लॉज ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास 1785 एक फ्रेंच केमिस्ट थे एंटोइन लवाइजर, जिन्होंने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। इनकी स्टेटमेंट थी: ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास बन सकता है और ना ही मास डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट ये अपनी फॉर्म चेंज कर सकता है। लॉ को समझने के लिए बहुत इजी सी एग्जांपल ली है वाटर की, H2O। आप सबको पता होगा, बहुत कॉमन है एग्जांपल ये। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब रिएक्ट होंगे तो हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा। अब देखें ये एग्जांपल कैसे फिट हो रही है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास में। जब हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मास लेंगे बिफोर रिएक्शन तो उनका मास सेम होगा, और आफ्टर रिएक्शन जब वो लिक्विड फॉर्म करेगी, आई मीन वाटर फॉर्म करेगी, तो उनका भी मासेस सेम होगा। लॉ के मुताबिक मास सेम रहते हैं, हाइड्रोजन जैसे ऑक्सीजन का दोनों का मास सेम है, बट उसकी फॉर्म क्या हुई, चेंज हो गई। लैंडोर्ड एक्सपेरिमेंट को एच शेप ट्यूब ग्लास एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास ये भी कहा जाता है। लैंडोर्ड एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास को वेरीफाई किया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास में जैसे आपको पता है, जितना वेट रिएक्टेंट का इनिशियली होगा उतना ही वेट फाइनल प्रोडक्ट का भी उतना ही होता है। इन्होंने एक एच शेप ट्यूब ली जिसमें एक साइड पे ए लैम्प और सेकंड साइड जो है उसे बी लैम्प नाम रखा। एक ए साइड लैम्प में इन्होंने सिल्वर नाइट्रेट, जिसका केमिकल नेम है AgNO3, बी लैम्प में HCl को डाला। उसके बाद इसे सील करके इन ट्यूब्स को और अच्छे से शेक किया। शेक करने के बाद जब इन्होंने देखा तो ट्यूब के एंड में इन्हें वाइट PPT नज़र आई, पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल टाइप कुछ नज़र। ए बी लैम्प जब आपस में रिएक्ट किया तो वो सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड बन गए, जिसकी वजह से वाइट PPT बनना शुरू हो गया। बट जो इनका इनिशियल मास था वही फाइनल भी वही मास रहा। अब आगे बढ़ते हैं हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को लॉ ऑफ डेफिनेट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। ये एक केमिस्ट थे लॉइस प्रोस्ट 1799 में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी: अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। यानी कि हम कोई भी कंपाउंड लें और उसके मुख्तलिफ सैम्पल्स को हम हासिल करें। हम देखेंगे कि जितने भी हमने सैम्पल्स हासिल किए थे उस कंपाउंड के, उनमें सेम एलिमेंट्स होगा और सेम मास की मिकदार के अंदर वो कंबाइन हुए हुए होंगे। अब एग्जांपल से समझें। हम कहीं किसी भी जगह का पानी ले लेते हैं, ठीक है, रिवर हो, चाहे वो बारिश से हमें मिल रहा हो या किसी टैप से हो या वाटर पंप से हो या कैनाल से हो, कहीं से भी जब हमें पानी मिल रहा होता है तो उसको जब हम प्योर कर लेंगे, प्योर वाटर, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हटा देंगे, तो जो पानी जो हमें मिला है ना, वो वाटर 2 एलिमेंट्स का ही है। वो कौन से 2 एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इनका जो रेशो है वो सेम ही रहेगा, 1:8, चाहे वो पानी आपने कहीं से भी लिया हो। ये कांस्टेंट है इनका रेशो। देखिए रेशो कैसे मालूम करेंगे। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16। हाइड्रोजन 2 है तो ऑब्वियस बात है 2 है। जब 2 के टेबल से हम 2 1 ज़ा 2 और 2 8 ज़ा 16 को क्रॉस करेंगे तो 1:8 हमारे पास
कांस्टेंट आ गया है वाटर का रेशो। अब देखें, एक और एग्जांपल बताऊं। अब आपके पास एक बॉटल है पानी की जिसमें 10 ml पानी आना है, ठीक है। अगर अब उस 10 ml से ज़्यादा पानी भरेंगे उस बॉटल में तो पानी तो बाहर ही गिरेगा ना। ऑब्वियस बात है कि उसमें 10 ml कांस्टेंट दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1803 में एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइंस to form more than one compound of masses of one element then combines with the fixed mass of other elements are in the ratio of small whole number or simple multiple ratio। यानी दो एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाए और वो दो एलिमेंट्स एक से ज़्यादा कंपाउंड बना सकते हों, लेकिन एक एलिमेंट का मास होगा फिक्स्ड, दूसरे एलिमेंट का मास होगा वेरिएबल। इट मीन कि एक का हम चेंज होते हुए देखेंगे और एक जो होगा वो फिक्स्ड रहेगा। जो एलिमेंट वेरिएबल होगा वही एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाने का सबब बनेगा, लेकिन इन दोनों एलिमेंट्स का आपस में जो ताल्लुक़ है वो स्मॉल रेशो नंबर होना चाहिए या फिर मल्टीपल सिंपल मल्टीपल रेशो। एक बिल्कुल इजी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। देखें, मेरे पास एक सर्कल है, उसमें 3 निडल्स हैं। इट मीन 3 निडल्स क्लॉक, ठीक है। उसमें से मैं अगर एक निडल निकाल देती हूँ तो वो बन जाएगा कंपास। 2 निडल वाला कंपास होता है, ठीक है। उसमें से अगर मैं एक और निडल निकाल देती हूँ तो वो बन जाएगा मीटर। अब आप देखें कि रेशो कम या ज़्यादा करने से हमें एक नई चीज़ मिल जाती है। तो यही है सिंपल मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये रिचर्ड ने दिया था और इनकी स्टेटमेंट थी, व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट्स द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन शुड नेदर इन सेम रेशो एंड सम सिंपल मल्टीपल्स ऑफ इट। यानी दो एलिमेंट जब अलग से किसी तीसरे के साथ कंबाइन होते या तो उनका मास फिक्स्ड होता है या सिंपल मल्टीपल रेशो में होता है। आगे इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें, जब हम कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो वो मीथेन फॉर्म करता है। देखें, ट्राइंगल को गौर से देखें, इसमें CH4 लिखा हुआ है, मीथेन गैस। ये हमें इसका रेशो हमें 12:4 ग्राम मिल रहा है और इसका प्रोपोर्शन जो है वो 3:1 है। यानी 3 पोर्शन जो है वो कार्बन का है और 1 जो है वो हाइड्रोजन का है। नीचे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें 12 जो है वो कार्बन का रेशो है। ऑक्सीजन का जो मास ऑफ ऑक्सीजन है वो है 32। इट मीन 2 ऑक्सीजन है। अगर 1 होता तो 16 होता, 16 और 16 को ऐड किया है तो 32 आ गया है। अब इनका 12 ग्राम 32 रेशो आया है और इसका प्रोपोर्शन 3:8। अब ट्राइंगल के दूसरी साइड देखें कि वाटर लिखा हुआ है H2O, उसका जो रेशो जो है वो 2:16 ग्राम है और उसका जो प्रोपोर्शन है 1:8 है। आई होप आपका ये इस ग्राफ के थ्रू ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है वो क्लियर हो गया होगा।